हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज के थर्ड वीडियो में। और आज हमारा टॉपिक है पाउंडिंग इफेक्ट इन बिल्डिंग। तो समझते हैं इस वीडियो में कि पाउंडिंग इफेक्ट है क्या और ये किस वजह से आ रहा है। तो यदि मैं किसी एक बिल्डिंग की बात करूं, किसी एक बिल्डिंग में यदि लेटरल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट हो रहा है और वो लेटरल डायरेक्शन में फोर्स अर्थक्वेक के कारण भी आ सकता है और विंड के कारण भी आ सकता है, तो उस लेटरल फोर्स के कारण बिल्डिंग में लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। यदि बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट फ्लोर का लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग होगा और टॉप स्टोरी का लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है, टॉप स्टोरी का लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टोरी। तो यहाँ पर आपको दो डिफरेंट बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2। यदि इन बिल्डिंग में लेटरल डायरेक्शन में मान लीजिए यहाँ से अर्थक्वेक का कोई फोर्स एक्ट होता है, लेटरल फोर्स, उस वजह से ये बिल्डिंग लेटरल डायरेक्शन में क्या होगी, मूव करेगी, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो यदि मान लीजिए इन दोनों बिल्डिंग के बीच का जो गैप है वो अज्यूम मैं कर लेता हूँ कि 5 mm है, एक एग्जांपल के लिए, और बिल्डिंग का ये जो टॉप फ्लोर है ये 10 mm से लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। दैट मीन्स वहां पर गैप उतनी नहीं है जितना डिस्प्लेसमेंट टॉप स्टोरी का हो रहा है। तो क्या होगा, उससे एक बिल्डिंग जो है वो दूसरे बिल्डिंग से कोलाइड कर जाएगी, दूसरे बिल्डिंग से टकरा जाएगी। और यदि दूसरे बिल्डिंग से टकराएगी तो दोनों बिल्डिंग में एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट होगा वहां पर, और उस फोर्स को हम पाउंडिंग फोर्स कहते हैं, और ये इफेक्ट पाउंडिंग इफेक्ट कहलाता है। तो इस पाउंडिंग फोर्स के कारण हो सकता है कि आपकी बिल्डिंग जहां से कोलाइड करी है वो हिस्सा डैमेज हो जाए, वो पार्ट डैमेज हो जाए, या पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाए। क्योंकि बिल्डिंग एक हैवी मास है, एक हैवी मास दूसरे हैवी मास से जब कोलाइड करेगा तो काफी हैवी फोर्स दोनों बिल्डिंग पर एक्ट होगा। तो पाउंडिंग इफेक्ट के कारण बिल्डिंग में डैमेज होने के चांसेस वहां पर हैं, बिल्डिंग कोलैप्स भी हो सकती है। क्लियर? जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये बिल्डिंग आपस में क्या हो गई, कोलाइड कर गई, ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, पाउंडिंग इफेक्ट। इस वाली इमेज में आप देखिए यहां पर आपको दो बिल्डिंग दिख रही है। इन दोनों बिल्डिंग का यदि मैं बोलूँ कि कितने माले की बिल्डिंग है, कितनी स्टोरी बिल्डिंग है, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 स्टोरी बिल्डिंग है दोनों, बट दोनों में डिफरेंस है सर हाइट में। एक स्टोरी, यहाँ पर स्टोरी की जो हाइट है वो इसके कंपैरिजन में कम है, यहाँ पर स्टोरी हाइट ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ बिल्डिंग की हाइट भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब लेटरल फोर्स के कारण अर्थक्वेक कोई फोर्स एक्ट हुआ बिल्डिंग पे, और उसके कारण बिल्डिंग लेटरल डायरेक्शन में क्या हुई, डिस्प्लेस हुई, और इस वाली बिल्डिंग से ये कोलाइड कर गई इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि दोनों बिल्डिंग का जो फ्लोर है वो अलग अलग लेवल पर है। यहाँ पर जो फोर्थ स्टोरी है उसका लेवल अलग है, यहाँ पर फोर्थ स्टोरी का लेवल अलग है। यहाँ पर यदि फोर्थ स्टोरी लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो ये कॉलम के इस पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रही है, दैट मीन्स ये कॉलम को डैमेज कर सकती है वहां पर। तो ऐसी बिल्डिंग जिनमें फ्लोर का लेवल अलग अलग है वहां पर पाउंडिंग इफेक्ट के कारण मैक्सिमम चांसेस हैं कोलैप्स होने के, क्रिटिकल कंडीशन ये रहती है। अब ये पॉसिबिलिटी भी है कि दोनों बिल्डिंग की जो फ्लोर लेवल है वो सेम हो सकता है, तो सेम हो सकता है तो ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट भी यहाँ तक होगी और यहाँ तक होगी, तो दोनों बिल्डिंग आपस में फ्लोर टू फ्लोर कोलाइड करेंगे, फ्लोर टू कॉलम कोलाइड नहीं करेगा। तो वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन नहीं है जितनी ये वाली क्रिटिकल कंडीशन। क्लियर? और इस वजह से आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। इस स्लाइड में हम देखते हैं, यहां पर आपको दो बिल्डिंग दिख रही है, एक बिल्डिंग की हाइट कम है बट दूसरी बिल्डिंग की हाइट बहुत ज्यादा है, और लेटरल डायरेक्शन में कोई फोर्स आया तो उस वजह से क्या हुआ कि बिल्डिंग का इतना पोर्शन तो इस वाली बिल्डिंग पे क्या हो गया, कोलाइड कर गया, बट ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, वो तो पूरा का पूरा डिस्प्लेस होगा। पूरा का पूरा डिस्प्लेस होगा, जैसे ही इतना पोर्शन इस वाली बिल्डिंग से कोलाइड करा है, दैट मीन्स यहां पर एक पाउंडिंग फोर्स आ रहा है। अब आपने बिल्डिंग को डिजाइन तो अर्थक्वेक फोर्स के लिए करा था, आपने डेड लोड कंसीडर करा था, लाइव लोड कंसीडर करा था, लेटरल लोड कंसीडर करा, उसके बाद भी बिल्डिंग डैमेज हो गई, तो रीजन क्या हो सकता है, ये पाउंडिंग फोर्स। क्योंकि आपने इस पाउंडिंग फोर्स के लिए उस बिल्डिंग को डिजाइन नहीं करा, आपने लेटरल फोर्स के लिए तो उस बिल्डिंग को डिजाइन कर दिया, लेकिन ये पाउंडिंग फोर्स के कारण एक्स्ट्रा फोर्स जो इस बिल्डिंग पर एक्ट हो रहा है उसके लिए तो आपने बिल्डिंग को डिजाइन नहीं करा था। यहां से आप ये भी समझ सकते हो कि यहां पर आपको एक इनर्शिया फोर्स दिख रहा है, ये फोर्स आपस में एक कपल फॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मूवमेंट आ रहा है इस बिल्डिंग में, और ये एक्स्ट्रा मूवमेंट के कारण ये बिल्डिंग में कोलैप्स होने के चांसेस है। क्लियर?
अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस इमेज में देखिए यहाँ पर आपको दो आइडेंटिकल बिल्डिंग दिख रही है, ये दो आपको आइडेंटिकल बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है। अब ये यदि आइडेंटिकल है तो अर्थक्वेक फोर्स के कारण दोनों आइडेंटिकल बिहेवियर शो करेगी। आइडेंटिकल बिल्डिंग से मतलब कॉपी पेस्ट, जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग की सेम प्रॉपर्टी यदि दूसरी बिल्डिंग की है तो ये एक लेटरल फोर्स के लिए आइडेंटिकल बिहेवियर करेगी। दैट मीन्स यदि इस बिल्डिंग का मोड शेप इस तरीके का है, मोड शेप मतलब किस तरीके से वो डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, मोड शेप मतलब किस तरीके से वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तो यदि बिल्डिंग इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है, फर्स्ट वाली दूसरी वाली भी सेम डिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, लेटरल फोर्स भी सेम है, तो उस वजह से यहाँ पर आपको पाउंडिंग फोर्स देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बिल्डिंग कोलाइड ही नहीं कर रही है, एक दूसरे से टकरा ही नहीं रही है। वहीं यदि दोनों बिल्डिंग आइडेंटिकल नहीं होती तो उस केस में दोनों बिल्डिंग का डिफ्लेक्टेड शेप अलग होता, मोड शेप अलग हो सकता है, ठीक है, मोड शेप भी डिफरेंट होते हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए। सो यहाँ पर यदि मान लीजिए कि दोनों की डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल अलग अलग है तो दोनों बिल्डिंग आपस में कोलाइड कर जाएगी। दोनों कब कोलाइड करेगी? जब उनके बीच की जो गैप है वो प्रॉपर नहीं है, तब वो बिल्डिंग आपस में कोलाइड कर जाएगी और वहां पर इस कोलिजन के कारण बिल्डिंग में फेलियर होने के चांसेस मैक्सिमम है। क्लियर? अब यहां पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए एक बिल्डिंग ये दिख रही है आपको, दूसरी बिल्डिंग ये वाली दिख रही है आपको, ठीक है। अर्थक्वेक फोर्स के कारण मान लीजिए ये वाली बिल्डिंग लेटरल डायरेक्शन में मूव करती है, लेटरल डायरेक्शन में मूव करेगी। दैट मीन्स इस वाली बिल्डिंग का यदि बीच का जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो गैप है ये स्टोरी डिस्प्लेसमेंट से यदि कम है, ठीक है। अब स्टोरी डिस्प्लेसमेंट आप कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो स्टोरी डिस्प्लेसमेंट के लिए आप किसी भी बिल्डिंग को अर्थक्वेक फोर्स के लिए जब डिजाइन करते हैं तो उस बिल्डिंग को आप अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग नहीं कहते हैं, उस बिल्डिंग को आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग वो बिल्डिंग होगी जिसको हम टोटल 100% अर्थक्वेक फोर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्डिंग को कभी भी 100% अर्थक्वेक फोर्स के लिए डिजाइन नहीं करते हैं, हम उसको एक फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं और उतने फोर्स के लिए उसको डिजाइन करते हैं। और जिस फैक्टर से डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। अर्थक्वेक के रिस्पॉन्स को, अर्थक्वेक के फोर्स को हमने रिड्यूस कर दिया, उस फैक्टर को हम रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। जो बिल्डिंग का रिस्पॉन्स 100% अर्थक्वेक के लिए आ रहा था, उस रिस्पॉन्स को हमने रिड्यूस कर दिया। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए अर्थक्वेक का फोर्स 120 किलो न्यूटन आ रहा है और आपका जो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है वो 3 है, तो आप 40 किलो न्यूटन अर्थक्वेक फोर्स के लिए उस बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे, आप 120 के लिए नहीं करेंगे। क्योंकि यदि आपने 120 किलो न्यूटन फोर्स के लिए डिजाइन कर दिया बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग के सेक्शन काफी हैवी हो जाएंगे और बिल्डिंग अनइकोनॉमिकल हो जाएगी, ठीक है। सो आप कभी भी 100% अर्थक्वेक के लिए डिजाइन नहीं करते हैं। तो जो स्टोरी डिस्प्लेसमेंट आपका आता है, जो आप कैलकुलेट करते हैं स्टोरी डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो आप 100% अर्थक्वेक के लिए तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने 100% अर्थक्वेक तो बिल्डिंग पे अप्लाई ही नहीं करा है। आपने इस बिल्डिंग का मॉडल बनाया होगा किसी सॉफ्टवेयर में और आपने 40 किलो न्यूटन अर्थक्वेक फोर्स लगाया होगा, मतलब आपने 100% अर्थक्वेक फोर्स नहीं लगाया, आपने उसको रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर से डिवाइड करके उतना फोर्स लगाया, तो उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग आपको उस टॉप स्टोरी का स्टोरी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन अर्थक्वेक का एक्चुअल फोर्स तो ग्रेटर है, 100% अर्थक्वेक फोर्स तो ग्रेटर है जितना हमने अप्लाई करा है। इसका ये मतलब है कि यदि एक्चुअल अर्थक्वेक फोर्स उस बिल्डिंग पर एक्ट होगा तो जो टॉप स्टोरी का डिस्प्लेसमेंट अभी हमारे पास आया है वो कम आया है और एक्चुअल अर्थक्वेक फोर्स के लिए जो स्टोरी का डिस्प्लेसमेंट होगा वो काफी ज्यादा होगा। दैट मीन्स आपको एक्चुअल अर्थक्वेक फोर्स के कारण कितना स्टोरी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करके उतना गैप दोनों बिल्डिंग के बीच में रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो बिल्डिंग आपस में कोलाइड नहीं करेगी और पाउंडिंग फोर्स का इफेक्ट वहां देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो सिमिलरली यहां पर भी आप देख सकते हो, जैसे एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग से कोलाइड कर गई तो पाउंडिंग फोर्स एक्ट होगा, पाउंडिंग फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा फोर्स जिसके लिए आपने बिल्डिंग को डिजाइन नहीं करा था और बिल्डिंग वहां पर कोलैप्स हो सकती है। यहां से भी देख सकते हो कि ये पाउंडिंग फोर्स जो है ये इस बिल्डिंग की सीजी के साथ एक कपल फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा मूवमेंट भी यहाँ आएगा और उस एक्स्ट्रा मूवमेंट के कारण भी आपके बिल्डिंग के फेलियर होने के चांसेस। क्लियर? तो यहां पर कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं जिसमें पाउंडिंग इफेक्ट के कारण बिल्डिंग में फेलियर आपको देखने को मिला है। तो ये बिल्डिंग का देखिए मैग्नीफाइड व्यू दिख रहा है आपको यहाँ पर,
ये जो जितना भी डैमेज है, ये एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग से कोलाइड कर गई है और बिल्डिंग का इतना हिस्सा जो है, इतना पार्ट जो है वो डैमेज हो गया है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ इस वाली इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए मैग्नीफाइड व्यू इसका दिख रहा है यहाँ पर भी ये बिल्डिंग का ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये डैमेज हो चुका है पाउंडिंग के कारण। एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से कोलाइड कर गई लैटरल फोर्स के कारण और वो वाला पार्ट जो है वो कोलैप्स, वो वाला पार्ट जो है वो फेल हो गया। सिमिलरली इन दो फिगर में भी, इन दो इमेजेस में भी आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, ड्यू टू पाउंडिंग इफेक्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये पाउंडिंग इफेक्ट के कारण इतना बड़ा क्रैक आपको देखने को मिल रहा है। सो पाउंडिंग फोर्स के कारण बिल्डिंग के फेलियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पाउंडिंग इफेक्ट इन बिल्डिंग। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है एक और क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए कि आपने बिल्डिंग के बीच में जितनी गैप की रिक्वायरमेंट है उतनी गैप आपने रखी दोनों बिल्डिंग के बीच में, जो कि इन जनरल हमें देखने को नहीं मिलता है। आप जहाँ रह रहे होंगे आपके पास जो बिल्डिंग होगी या जो भी मकान होगा वो क्या होगा, लगभग चिपका हुआ ही होगा, ठीक है, बीच में गैप ही नहीं होगी। सो वहाँ पर ये हमें पाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। यदि दो आइडेंटिकल बिल्डिंग है तो वहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आइडेंटिकल बिल्डिंग होना दैट मीन्स दोनों बिल्डिंग एक साथ कंस्ट्रक्ट होना तो हो सकता है। मान लीजिए कि पास वाला जो प्लॉट है वो किसी और का है, तो वो जो बिल्डिंग बनाएगा तो वो आपकी बिल्डिंग से तो आइडेंटिकल होगी नहीं, ठीक है बात। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यदि आपने दोनों बिल्डिंग के बीच का गैप मान लीजिए प्रॉपर रखा है, ठीक है, आपने स्टोरी डिस्प्लेसमेंट निकाला, स्टोरी डिस्प्लेसमेंट को रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जितना गैप रिक्वायर्ड है उतना गैप आपने वहाँ पर रखा है, स्टिल बिल्डिंग कोलाइड कर सकती है दूसरी बिल्डिंग से। क्या रीज़न हो सकता है, रीज़न ये हो सकता है कि बिल्डिंग का जो सपोर्ट है, एक साइड का जो सपोर्ट वो सेटल हो गया है। अब ये एक साइड का सपोर्ट किस वजह से सेटल हो सकता है, तो अर्थक्वेक फोर्स के कारण एक लिक्विफेक्शन आपने फिनोमेना पढ़ा होगा सॉइल मैकेनिक्स में, कि अर्थक्वेक फोर्स के कारण जो शियर स्ट्रेंथ है सॉइल की वो लगभग समाप्त हो जाती है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई। अब स्ट्रेंथ खत्म हो गई तो बिल्डिंग का पूरा लोड तो फाउंडेशन के थ्रू सॉइल पे ट्रांसफर हो रहा है। अब मान लीजिए बिल्डिंग का एक हिस्से का जो सॉइल है उसकी शियर स्ट्रेंथ अर्थक्वेक फोर्स के कारण खत्म हो गई, ठीक है, तो उस वजह से बिल्डिंग क्या हो जाएगी, बिल्डिंग का एक सपोर्ट सेटल हो जाएगा और बिल्डिंग क्या हो जाएगी, दूसरे बिल्डिंग पर टिक जाएगी, कोलाइड कर जाएगी। तो क्या यहाँ पर हम एक बिल्डिंग मान लीजिए 15 मीटर की है तो क्या उसके नियर बाय 15 मीटर पर क्या हम दूसरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ना करें, तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। स्पेस की रिक्वायरमेंट, स्पेस का अभी क्या देखने को मिल रहा है हमें, स्पेस कितनी कम होते जा रही है, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि मान लीजिए 100 मीटर की बिल्डिंग है तो क्या 100 मीटर के दायरे में हम वहाँ पर कोई दूसरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर क्या करना है हमें, तो वहाँ पर हमें शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पर वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है कि अर्थक्वेक फोर्स के कारण वहाँ पर जो सॉइल है उसकी शियर स्ट्रेंथ लॉस ना हो, ठीक है। तो जो भी रेमेडियल मेजर्स होंगे वो आप वहाँ पर टेक केयर करेंगे उसका, ठीक है। तो आई थिंक पाउंडिंग इफेक्ट आप सभी को समझ में आएगा कि पाउंडिंग इफेक्ट है क्या। पिन कमेंट में मैंने यहाँ पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पिन कर दी है, ठीक है, आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।